नमस्कार दोस्तों। यह है कक्षा 12 की आरबीएससी की बुक है। ओल्ड वाली आरबीएससी की है ना। कक्षा 12 की सत्र 2010-11 की। ठीक है, 10 और 11 की सत्र 2010-11 की शानदार बुक है। और ये 74वां संशोधन अधिनियम है ना, उससे संबंधित है और उसका पूरा कवरेज कर लेगा ये। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की कम संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2010 और 11। राजस्थान नगरीय स्वशासन। स्थानीय शासन को साधारणतः स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन शब्द भारत को ब्रिटिश शासन से विरासत में मिला है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वशासन का अधिकार देने की शुरुआत की स्थानीय स्तर पर म्यूनिसिपल संस्थाओं के माध्यम से की थी। भारतीयों को कुछ मात्रा में स्वशासन का अधिकार देने का यह प्रयास था। अतः भारत के स्वतंत्र होने तथा लोकतंत्र स्थापित होने पर स्वशासन शब्द का प्रयोग अर्थहीन हो गया। भारतीय संविधान में स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया। स्थानीय शासन को दो भागों में विभक्त किया, एक तो शहरी, दूसरा ग्रामीण। शहरी निकायों को महानगरों में नगर निगम, नगरों के नगर परिषद तथा छोटे नगरों को नगर पालिका कहा जाता है। महानगरों को नगर निगम और नगरों के नगर परिषद, ठीक है ना, और छोटे नगरों में नगर पालिका कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद स्थानीय, ये क्वेश्चन आ चुका है, बताइए नगर परिषद किसे कहा जाता है। ठीक। स्वतंत्रता के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं का निरंतर विकास हुआ। 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 1993 1993 1993 74वां संविधान संशोधन और 73वां है ग्रामीण से 1993। वो भी 93, ये भी 93, लेकिन 73वां ग्रामीण से है। 11वीं अनुसूची, ये 74वां है, ये 12वीं अनुसूची है। चौहत्तरवां संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। नगरीय स्थानीय, नगरीय स्थानीय स्वय शासन के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी प्रांतों में रहा है। इस प्रदेश में प्रथम नगर पालिका की स्थापना आबू में 1865 ईस्वी में हुई। प्रथम नगर पालिका की स्थापना कब? 1865 में। कहाँ? आबू में। आबू में प्रथम नगर पालिका की स्थापना आबू में 1865 ईस्वी में हुई थी। बताइए राजस्थान में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? आबू में, माउंट आबू, 1865 ईस्वी में। 1885 तक बीकानेर, जोधपुर तथा कोटा में भी नगर पालिकाएँ स्थापित हुई, किंतु लोकप्रिय जनतांत्रिक सहभागिता नहीं थी। प्रोफेसर भांबरी है। प्रोफेसर भांबरी लिखते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में नगर पालिका संस्था में सरकारी अधिकारियों का वर्चस्व था और ये संस्थाएं नाम मात्र का काम करती थी। सरकारी अधिकारियों का वर्चस्व था और ये संस्थाएं नाम मात्र का काम करती थी। स्वतंत्रता के बाद 22 देशी रियासतों से मिलकर राजस्थान बना। 22 देशी रियासतों से, 22, दो ठिकाने थे, है ना। 19 रियासतें, दो ठिकाने से मिलकर राजस्थान बना। उस समय एक सामान्य कानून की आवश्यकता अनुभव हुई। 1951 में राजस्थान कस्बा नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया। 1951 में राजस्थान कस्बा नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत प्रमुख नगरों को छोड़कर सभी कस्बों की नगर पालिकाएं काम करने लगी। नगर पालिका की स्थापना प्रथम आबू में 1865 में, जे के बाद में 1885 में बीकानेर और जोधपुर और कोटा में नगर पालिका स्थापित हुई। फिर भांबरी, है ना। स्वतंत्रता के बाद 22 देशी रियासतों से मिलकर राजस्थान बना। उस समय एक सामान्य कानून की आवश्यकता अनुभव हुई। 1951 में राजस्थान कस्बा नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया। राजस्थान कस्बा नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया था? 1951, जिसके अंतर्गत प्रमुख नगरों को छोड़कर सभी कस्बों की नगर पालिकाएं काम करने लगी। 1951 में राजस्थान कस्बा नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया। राजस्थान कस्बा नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया था? 1951, जिसके अंतर्गत प्रमुख नगरों को छोड़कर सभी कस्बों की नगर पालिकाएं काम करने लगी।
1956 में अजमेर और माउंट आबू राजस्थान में सम्मिलित किए गए 1956 में। इसके बाद राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी नगरों एवं कस्बों की नगर पालिकाओं के लिए 1959 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पारित किया 1959 में। ठीक है ना। अजमेर और माउंट आबू राजस्थान में सम्मिलित किए गए थे 56 में, और नगर पालिकाओं के लिए 1959 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया 1959 है। ठीक, नगर पालिका अधिनियम 1990 में इसके अनुच्छेद 5 में संशोधन कर नगर पालिकाओं का वर्गीकरण किया गया। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पारित कब किया गया था? 1959। और सबसे पहले राजस्थान कस्बा नगर पालिका अधिनियम 51, फिर 59 है। नगर पालिका के लिए 1959 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया। 1990 में इसके अनुच्छेद 5 से संशोधन कर नगर पालिकाओं का वर्गीकरण किया गया। 1990 में इसके अनुच्छेद 5 से में संशोधन कर नगर पालिकाओं का वर्गीकरण किया गया। अच्छा, 1990। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1994 में भी 74वें संविधान अधिनियम 1992 के अनुसरण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। जब देखें 1959 में क्या है, राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी नगरों एवं कस्बों की नगर पालिकाओं के लिए 1959 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पारित किया। फिर 1990 में है अनुच्छेद 5 से में संशोधन कर नगर पालिकाओं का वर्गीकरण किया गया। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1994 में भी 74 संविधान अधिनियम 1992 के अनुसरण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। 94 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1994 में ये आ रहा था यार उस स्थानीय शासन में, इस वजह से नगरीय स्थानीय शासन करते हुए महत्व। 93 में तो ये भी तो है, देख 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। बताइए कब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? 1993 में 74वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 92 का अनुसरण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। नगरीय स्थानीय शासन का अर्थ एवं महत्व। अर्थ, स्थानीय शासन को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन, फ्रांस में स्थानीय प्रशासन, अमेरिका में म्यूनिसिपल शासन आदि नामों से पुकारा जाता है। मूल रूप से स्थानीय शासन का अभिप्राय है कि स्थानीय मामलों का प्रबंध स्थानीय व्यक्ति स्वयं अपने प्रतिनिधियों द्वारा करें। भारत में स्थानीय स्वशासन, फ्रांस में स्थानीय प्रशासन, अमेरिका में म्यूनिसिपल प्रशासन आदि नामों से पुकारा जाता है। मूल रूप से स्थानीय शासन का अभिप्राय यह है कि स्थानीय मामलों का प्रबंध स्थानीय व्यक्ति स्वयं अपने प्रतिनिधियों द्वारा करें। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 5वीं प्रविष्टि में लिखा है, 7वीं अनुसूची की 5वीं प्रविष्टि में लिखा है, स्थानीय शासन अर्थात नगर निगम, सुधार न्यासों, जिला परिषदों, खनन बस्ती प्राधिकरणों तथा स्थानीय स्वशासन अथवा ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन तथा शक्तियाँ। 7वीं अनुसूची की भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की देख 11वीं अनुसूची तो संबंधित है ग्रामीण से और 12वीं संबंधित है नगरीय से। 7वीं अनुसूची की 5वीं प्रविष्टि में लिखा है, 5वीं प्रविष्टि में लिखा है, स्थानीय शासन अर्थात नगर निगम, सुधार न्यासों, जिला परिषदों, खनन बस्ती प्राधिकरणों तथा स्थानीय प्रशासन स्थानीय स्वशासन अथवा ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन तथा शक्तियाँ। इस प्रकार स्थानीय शासन से अभिप्राय ऐसी संस्थाओं के शासन से है जो स्थानीय
स्तर की है। इन्हें स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि संचालित करते हैं। इन संस्थाओं को अपने कार्य क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त होती है, किंतु ये अपने क्षेत्र में संप्रभु नहीं होती। संक्षेप में कहा जा सकता है कि स्थानीय व्यक्ति स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय मामलों का प्रबंध करें। व्यवहार में नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं आदि के द्वारा संपादित किए जाने वाले समस्त कार्य स्थानीय शासन के अंतर्गत आते हैं। ओपी कावा के अनुसार ओपी कावा कोबी गावा 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 के अनुसार स्थानीय स्वशासन शासन का वह हिस्सा है जिसका मुख्य सरोकार किसी नगर या सीमित क्षेत्र के स्थानीय मामलों से होता है। स्थानीय शासन राज्य सरकार या राष्ट्रीय सरकार से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक, दोबारा देख ले। ओपी गावा क्या बोल रहे हैं? स्थानीय स्वशासन शासन का वह हिस्सा है जिसका मुख्य सरोकार किसी नगर या सीमित क्षेत्र के स्थानीय मामलों से होता है। स्थानीय शासन राज्य सरकार या राष्ट्रीय सरकार से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार बता रहे हैं कि भाई स्थानीय स्वशासन को क्या कहते हैं? नगरीय। स्थानीय शासन से तात्पर्य पूर्ण राज्य की अपेक्षा आंतरिक तथा छोटे प्रतिनिधित्व क्षेत्र में निर्णय लेने तथा उनको क्रियान्वित करने वाली सत्ता। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। स्थानीय शासन का महत्व भाई है। कथन आ सकता है, क्या है कि बताइए किसका कथन है? ओपी गावा। छोटा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का है। स्थानीय शासन का महत्व। लोकतंत्र को विकेंद्रीकरण करने का माध्यम स्थानीय शासन संस्था ही है। स्थानीय शासन लोगों को यह अवसर प्रदान करता है कि वे स्थानीय कार्यों का निपटारा स्वयं अपनी सक्रिय भागीदारी से करें। स्थानीय लोकतंत्रीय शासन व्यवस्थाओं में स्थानीय शासन के महत्व को निम्न बिंदुओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। शासन के महत्व को निम्न बिंदुओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नगरीय स्वशासन लोकतंत्र की नींव और आधारशिला है। नगरीय स्वशासन लोकतंत्र की नींव और आधारशिला है। नगरीय स्वशासन लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्था है। लोकतंत्र की वास्तविक प्रयोगशाला स्वायत्त संस्थाएं नागरिकों को जागरूक तथा उत्तरदायित्व का योग का बोध कराती है। यह संस्थाएं नागरिकों की सार्वजनिक कार्यों में गुणात्मक रुचि का विकास करती है। दोबारा देख लें। नगरीय स्वशासन लोकतंत्र की नींव और आधारशिला है। ठीक, नगरीय स्वशासन लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है। लोकतंत्र की वास्तविक प्रयोगशाला शिक्षण संस्थान। स्वशासित संस्थाएं नागरिकों को जागरूक तथा उत्तरदायित्व का बोध कराती है। ये संस्थाएं नागरिकों की सार्वजनिक कार्यों में गुणात्मक रुचि का विकास करती है। नागरिकों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में बनाए रखना। नागरिकों में इन संस्थाओं के माध्यम से व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की कुशलता में वृद्धि होती है। 1 2 3 4। ठीक, आधारशिला है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है, वास्तविक प्रयोगशाला है, उत्तरदायित्वों का बोध कराती है नागरिकों को, सार्वजनिक कार्यों में गुणात्मक रुचि का विकास करती है, राष्ट्रीय मुख्यधारा में बनाए रखना है नागरिकों को। नागरिकों में इन संस्थाओं के माध्यम से व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की कुशलता में वृद्धि होती है। लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग। सरकार व जनता के मध्य संप्रेषण का कार्य संपन्न होता है। नौकरशाही की बुराइयों पर अंकुश लगता है। स्थानीय स्वायत्त शासन से सरकारी मितव्ययता, कार्य संपादन में शीघ्रता। अतः आधुनिक राज्य व्यवस्था में नगरीय स्वशासन की सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए भूमिका महत्वपूर्ण है। अब आ रहा है भाई साहब स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास की पृष्ठभूमि। भारत में वर्तमान नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएं यद्यपि आधुनिक काल का विकास है, फिर भी प्राचीन काल से ही हमारे देश में स्थानीय शासन की व्यवस्था रही है। वैदिक युग से अब तक स्थानीय स्वायत्त शासन भारतीय लोक कल्याणकारी चिंतन, नीतियों एवं कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण वैचारिक
पक्ष रहा है। हमारे प्राचीन साहित्य में अनेक संदर्भ विद्यमान है जिनसे उस स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास की पृष्ठभूमि हमारे प्राचीन साहित्य में अनेक संदर्भ विद्यमान है जिनसे उस समय इन संस्थाओं की श्रेष्ठता व गुणवत्ता प्रमाणित होती है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन के स्वरूप के विकास का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से किया जा सकता है। प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन यानी कि महत्वता बता रहे हैं कि भाई स्थानीय स्वशासन की कितनी इम्पोर्टेंटता है। मध्यकाल में स्थानीय स्वशासन 1200 से 1707, फिर है ब्रिटिश में नगरीय स्वशासन 1700 से 1947, फिर आएगा ये है ना 1700 से 1881, 1882 से 1919, 1920 से 1937, 1938 1947। अब है ये स्वतंत्र भारत में नगरीय स्थानीय संस्थाओं का विकास। एक एक को लेते हैं। प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन। प्राचीन काल में ऋग्वेद तथा अर्थवेद में सभा, समिति एवं विदत जैसी संस्थाओं को उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में पौर तथा जनपद सभाओं की सत्ता को उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में पौर तथा जनपद सभाओं की सत्ता का उल्लेख मिलता है। महाभारत में नगरों के शासनाधिकारी की स्वार्थ चिंतक कहते थे। महाभारत में नगरों के शासनाधिकारी को स्वार्थ चिंतक कहते थे। अब ये क्वेश्चन आ गया, बताइए स्वार्थ चिंतक किन अधिकारी को कहते थे? महाभारत में नगरों के शासनाधिकारी को। महाभारत काल की बात है। और रामायण में पौर तथा जनपद सभाओं की सत्ता को उल्लेख मिलता है। बताइए रामायण में किन सभाओं का सत्ता को उल्लेख मिलता है? पौर तथा जनपद। और महाभारत में स्वार्थ चिंतक शासनाधिकारी को। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वायत्त शासन प्रणाली प्रचलित कर दूरदर्शिता और कुशल राजनीतिक का परिचय दिया। उसने शासन के विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नगर की प्रशासन व्यवस्था संतोषजनक थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का सबसे बड़ा पदाधिकारी नागरिक कहलाता था। प्राचीन काल की बात है भाई ये। नागरिक अपन अभी से ही काम में नहीं ले रहे हैं, काफ़ी पुराना शब्द है ये नागरिक। ठीक, नागरिक कौटिल्य के अर्थशास्त्र अनुसार। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र नगर की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, जिससे विदित होता है कि वह एक प्रकार की म्यूनिसिपल व्यवस्था थी। उसकी तुलना आज की म्यूनिसिपल कार्य प्रणाली से की जा सकती है। पाटलिपुत्र का प्रशासन 5-5 सदस्यों की 6 समितियां करती थी। 5-5 सदस्यों की, ये आ चुका है भाई, 5-5 सदस्यों की 6 समितियां। स्वार्थ चिंतक पौर और जनपद और नागरिक है ना, म्यूनिसिपल कार्य प्रणाली। 5-5 सदस्यों की 6 पाटलिपुत्र। आगे चलते हैं। इन समितियों का कार्य क्रमश औद्योगिक शिल्पों की देखरेख, अतिथियों व विदेशियों के स्वागत सत्कार का प्रबंध, जन्म मृत्यु का अभिलेख रखने, व्यापार का प्रबंधन तथा नाप तोल के पैमानों का निरीक्षण, कारखानों के मालिकों पर अनुशासन रखना तथा बिक्री कर वसूल करना आदि। संयुक्त रूप से इन 6 समितियों पर नगरपालिका पर सार्वजनिक भवनों की मरम्मत, बाजारों, मूल्य निर्धारण तथा मंदिरों की देखरेख आदि का उत्तरदायित्व था। गुप्त युग में भी स्थानीय स्वशासन की रूपरेखा लगभग मौर्यकालीन ही रही। इन समितियों का कार्य क्रमश औद्योगिक शिल्पों की देखरेख, अतिथियों व विदेशियों के स्वागत सत्कार का प्रबंधन, जन्म मृत्यु का अभिलेख रखने, व्यापार का प्रबंधन तथा नाप तोल के पैमाने का निरीक्षण, कारखानों के मालिकों पर अनुशासन रखना तथा बिक्री कर वसूल करना आदि था। संयुक्त रूप से इन 6 समितियों पर नगरपालिका
पर सार्वजनिक भवनों की मरम्मत, बाजारों, मूल्य निर्धारण तथा मंदिरों की देखरेख आदि का उत्तरदायित्व था। गुप्त युग में भी स्थानीय सुशासन की रूपरेखा लगभग मौर्यकालीन ही रही। मध्यकाल में स्थानीय सुशासन 1200 से 1707। मुगल शासनकाल में कस्बों और नगरों में नगरीय पालिका प्रबंधन की व्यवस्था थी। डॉक्टर श्री राम, यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि ये अपने चौथर में दे रखा है, तो बस उससे ही आएगा, ठीक, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। मुगल शासनकाल में कस्बों और नगरों में नगर पालिका प्रबंध की व्यवस्था थी। 1200 से 1707 की बात है। डॉक्टर श्री राम महेश्वरी ने अबुल फजल कृत आईन अकबरी का लेखांश उद्धृत किया, जिसमें नगरीय जीवन व प्रशासन का वर्णन मिलता है। कस्बों और नगरों में नगर पालिका प्रबंधन की व्यवस्था की। डॉक्टर श्री राम महेश्वरी ने अबुल फजल कृत आईन अकबरी का लेखांश उद्धृत किया। किसने किया? अबुल फजल कृत आईन अकबरी का लेखांश उद्धृत किया डॉक्टर श्री राम महेश्वरी। अबुल फजल ने लिखी थी आईन अकबरी तो, लेकिन इसका लेखांश किसने उद्धृत किया? डॉक्टर श्री राम महेश्वरी, जिसमें नगरीय जीवन व प्रशासन का वर्णन मिलता है। नगरीय प्रशासन के पद के लिए व्यक्ति को अनुभवी, है ना, क्रियाशील, विचारवान, धैर्यवान, चतुर और दयालु होना चाहिए। उसे मकानों तथा प्रयुक्त होने वाले मार्गों की पंजिका रखनी चाहिए। नागरिकों को पारस्परिक सहायता के लिए प्रतिज्ञाबद्ध करना चाहिए। सार्वजनिक मांगों का निरीक्षण करें, उन्हें मुहानों पर अवरोध खड़ा करें, मार्गों को गंदा होने से बचाएं, आयात पर वसूल करें, आयात कर वसूल करें, बांटों नापों की जांच करनी चाहिए। इस नगरीय प्रशासन का कार्य शहर की सुरक्षा व्यवस्था करना, बाजार पर नियंत्रण रखना, अपराधों को रोकना, बूचड़खानों, शमशानों एवं कब्रिस्तानों के नियमों का संचालन करना आदि दर्शाया गया है। पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन में शहरी स्थानीय संस्थाएं कार्य करती थी। अब है ब्रिटिश में नगरीय सुशासन। ब्रिटिश काल में 1700 से 1947। भारत में स्थानीय सुशासन अपनी वर्तमान संरचना और कार्य प्रणाली में मूलतः ब्रिटिश शासन की झलक मिलती है। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में जो स्वायत्त शासन व्यवस्था थी उसे अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में जो स्वायत्त शासन व्यवस्था थी, ये बताइए अंग्रेजों के आने से पहले भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? स्वायत्त। उसे अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर अपनी पद्धति के अनुरूप भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की। भारतीय स्थानीय संस्थाओं पर पश्चिमी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। ब्रिटिश शासनकाल में स्थानीय स्वायत्त शासन के क्रमिक इतिहास और प्रगति को 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है 1700 से 1881। इस अवधि में स्थानीय शासन का उपयोग अंग्रेजों ने साम्राज्यवादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया। फिर 1882 से 1919। इस अवधि में स्थानीय शासन के महत्व को स्थानीय स्वशासन के रूप में स्वीकृत किया गया। स्थानीय स्वशासन के महत्व को स्थानीय स्वशासन। 1920 से 1937। इस काल में स्थानीय शासन को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया। सत्रह सौ से 1881, 1882 से 1919, 1920 से 1937, ठीक, 1938 से 1947। इस अवधि में स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की आधारशिला मानते हुए उन्हें पुनर्निर्माण एवं पुनर्शोधन के प्रयास हुए। 1700 से 1881, 1882 से 1919।
स्थानीय शासन के महत्व को स्थानीय स्वयं शासन के रूप में स्वीकृत किया गया 1920 से 1937। स्थानीय शासन को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया 1938 से 1947। इस अवधि में स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की आधारशिला मानते हुए उसमें पुनर्निर्माण एवं पुनर्संशोधन के प्रयास हुए। अब 1700 से 1881 ईस्वी। मद्रास नगर निगम प्रथम आधुनिक स्थानीय संस्था थी जिसकी स्थापना 1687 ईस्वी में की गई थी। ये आ चुका है भाई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे आया था, बताइए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जैसे कि मद्रास है और मद्रास ये संधि है ना, कलकत्ता कलकत्ता की संधि, बम्बई बम्बई की संधि, इनको सुमेलित करना था। मद्रास नगर निगम प्रथम आधुनिक स्थानीय संस्था थी जिसकी स्थापना 1687 काफ़ी पहले 1687 ईस्वी में की गई। 1726 में मुंबई और कलकत्ता नगर पालिका निकायों की स्थापना की गई, यानी कि 1726 में दो, मुंबई और कलकत्ता, लेकिन इनसे पहले मद्रास में। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत प्रेसिडेंसी नगरों में जस्टिस ऑफ पीस की नियुक्ति की गई, जिनका कार्य अपने नगरों की सफाई एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना था। ठीक, जस्टिस ऑफ पीस की नियुक्ति की गई। जब सबसे पहले है कौन सा, मद्रास, फिर 26 में बम्बई और कलकत्ता। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत प्रेसिडेंसी नगरों में जस्टिस ऑफ पीस की नियुक्ति की गई, जिनका कार्य अपने नगरों की सफाई एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना था। स्थानीय स्वशासन अब की बात नहीं है भाई, काफ़ी पुरानी बात है। 1793 ईस्वी में एक अधिनियम द्वारा प्रेसिडेंसी नगरों में नगर प्रशासन की स्थापना का उत्तरदायित्व गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया 1793 में। 1863 में कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की गई। लॉर्ड मेयो ने 1870 में एक प्रस्ताव द्वारा विकेंद्रीकरण को अनिवार्य मानते हुए स्थानीय शासन संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया। लॉर्ड मेयो ने 1881 ईस्वी तक 5 महानगरों में से 4 महानगर पालिकाएं पूर्णतः स्थापित संस्थाएं थी। 1881 लॉर्ड मेयो द्वारा 1870 ईस्वी में एक प्रस्ताव द्वारा विकेंद्रीकरण को अनिवार्य मानते हुए एक स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया और 1881 ईस्वी तक 5 महानगरों में से 4 नगर पालिकाएं पूर्णतः स्थापित संस्थाएं थी। 1882 से 1919 1882 से 1919 1882 में लॉर्ड रिपन शानदार आदमी था भाई, रिपन शानदार था लेकिन लिटन खराब आदमी था। लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव 1882 अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसमें संपूर्ण भारत के लिए स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की आधारभूत रूपरेखा प्रस्तुत की गई। संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या देख रखी गई। गैर सरकारी 1883-85 ईस्वी के मध्य अनेक प्रांतों में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित हुए, जिनके आधार पर शहरों में नगर पालिकाएं तथा देहातों में जिला बोर्ड या स्थानीय बोर्ड स्थापित किए गए। 1890 ईस्वी में विकेंद्रीकरण के प्रश्न पर रॉयल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि धन के अभाव में स्थानीय संस्थाएं प्रभावी काम नहीं कर पा रही है। 1890 आयोग ने नगर पालिकाओं को सशक्त बनाने हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। 1918 ईस्वी में मोंटफोर्ड प्रस्ताव में मोंटेग्यू चोसफोर्ड है, हाँ, मोंटेग्यू चोसफोर्ड प्रस्ताव में सुझाया गया कि स्थानीय संस्थाओं को प्रतिनिधि संस्था बनाया जाए, इन पर सरकारी नियंत्रण कम हो तथा उन्हें गलतियों से सीखने का अवसर दिया जाए। 1918 में रॉयल कमीशन कब बना था? 1890 में। किसने कहा था कि स्थानीय संस्थाएं अपनी प्रभावी
संस्थाएं प्रभावी काम नहीं कर पा रही है धन के अभाव में। रॉयल कमीशन 1890, 1883 से 85, 1882 में लॉर्ड रिपन। 1920 से 1937। 1919 में मॉन्टेगू चेसफोर्ड सुधार अधिनियम बना, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन का विभाग प्रांतों में निर्वाचित मंत्रियों का अधीन आ गया। इसका क्रियान्वयन 1920 ईस्वी में हुआ। इस समय स्थानीय संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। 1930 में साइमन आयोग ने 1920 से 1937। 1919 में मॉन्टेगू चेसफोर्ड, और ये कौन सा आया था, मार्लिमेंटो। 1918 मोंटफोर्ड, और ये मॉन्टेगू चेसफोर्ड है, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन का विभाग प्रांतों के निर्वाचन मंत्रियों के अधीन आ गया। इसका क्रियान्वयन 1920 ईस्वी में हुआ। इस समय स्थानीय संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसका क्रियान्वयन 1920 ईस्वी में। 1930 में साइमन आयोग ने स्थानीय स्वशासन की कार्य प्रगति पर चिंता जताई और नगरीय निकायों पर सरकारी नियंत्रण को सुदृढ़ करने की बात कही। 1935 का अधिनियम पारित हुआ तथा 1937 ईस्वी में प्रांतों में लोकतांत्रिक मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ। स्थानीय स्वायत्त शासन में प्रगति होने लगी। उन्नीस सौ 20 से 1937 मॉन्टेगू चेसफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। इसका क्रियान्वयन 1920 ईस्वी में हुआ। इस समय स्थानीय संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई और 1930 में साइमन आयोग ने स्थानीय स्वशासन की कार्य प्रगति पर चिंता जताई और नगरीय निकायों पर सरकारी नियंत्रण को सुदृढ़ करने की बात कही। 1935 का अधिनियम पारित हुआ तथा 1937 ईस्वी में प्रांतों के लोकतंत्रीय मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ। स्थानीय स्वायत्त शासन में प्रगति होने लगी। 1938 1947। 1935 के अधिनियम में स्वायत्त शासन को पूर्णतः राज्य अथवा प्रांत का विषय बना दिया। स्थानीय स्वायत्त शासन के महत्व को स्वीकार करते हुए प्रजातंत्र की आधारशिला के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया। नगर पालिकाओं का विस्तार हुआ। 1939 ईस्वी में प्रांतीय मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र कब दिए थे, 1939। त्यागपत्र दिए जाने के कारण स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विकास अवरुद्ध हो गया। 1938 से 1947। 1935 के अधिनियम में स्वायत्त शासन को पूर्णतः राज्य अथवा प्रांत का विषय बना दिया गया। स्थानीय स्वायत्त शासन के महत्व को स्वीकार करते हुए प्रजातंत्र की आधारशिला के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया। नगर पालिकाओं का विस्तार हुआ 1939 में। स्वतंत्र भारत में नगरीय स्थानीय संस्थाओं का विकास। स्वतंत्र भारत में नगरीय स्थानीय संस्थाओं का विकास। स्वतंत्र भारत में एक दशक तक नगरीय शासन के क्षेत्र में महानगरों में नगर निगम, छोटे शहरों में नगर पालिकाएं, नगर परिषदें ब्रिटिश प्रणाली पर कार्य करती रही। अब आज़ाद हो चुके हैं अपन, है उस समय की बात है। अब औद्योगिकरण के कारण शहरों में आवास, सफाई, पानी, बिजली, प्रदूषण, कच्ची बस्तियों आदि की समस्या उत्पन्न होने लगी। अतः 1961 ईस्वी से 1961 ईस्वी से शहरी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को महत्व दिया जाने लगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में नगर विकास हेतु मास्टर प्लान, गृह निर्माण हेतु मापदंड निर्धारण तथा विकास कार्यक्रम के लिए इन संस्थाओं को उत्तरदायी बनाया गया। 1961। और बताइए, नगरीय स्थानीय संस्थाओं का मास्टर प्लान बनाया था किस योजना में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तृतीय पंचवर्षीय योजना में नगर विकास हेतु मास्टर प्लान, गृह निर्माण हेतु मापदंड निर्धारण तथा गृह निर्माण हेतु तथा विकास कार्यों के लिए इन संस्थाओं को उत्तरदायी
बनाया गया? 1961 ईस्वी में। उन्नीस सौ इकसठ ईस्वी में शहरी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को महत्व दिया जाने लगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब है भाई साहब, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट ही है यहाँ से, ये जो चला है ना आज़ादी के बाद। भारतीय संविधान में 74वें संशोधन द्वारा भाग 9 के स्थापित किया गया। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के है, भाग 9 के स्थापित किया गया। और ग्रामीण से तो संबंधित है 11वीं अनुसूची, और इससे संबंधित है नगरीय से 12, लेकिन ये बोल रहा है भाग की। तो बताइए भाग 9 कैसे संबंधित है नगरीय प्रशासन से, जिसका शीर्षक है नगर पालिकाएँ। अच्छा, 9 के कैसे नगर पालिकाएँ। इस व्यवस्था द्वारा शहरी क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में तथा वित्तीय साधनों की दृष्टि से 3 प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन की व्यवस्था कर इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये नगर पालिकाएँ, नगर परिषद तथा नगर निगम। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। भारत में अन्य प्रकार के नगरीय निकाय भी हैं जो स्थानीय शासन के क्षेत्र में कार्यरत है, किंतु इन्हें संवैधानिक स्तर प्राप्त नहीं है। इसका वर्णन इस प्रकार है, ठीक है ना। भाग 9 के 74वां, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। भाग 9 के संबंधित है ग्रामीण से या फिर नगरों से। छावनी मंडल, ये आ रहे हैं ना, इनका संवैधानिक स्तर प्राप्त नहीं है इनको। छावनी मंडल पर केंद्र सरकार के सुरक्षा विभाग का नियंत्रण है। ये ब्रिटिश शासन काल में 1924 में छावनी मंडल अधिनियम के द्वारा स्थापित है। वर्तमान में भारत में लगभग 62 छावनी मंडल है। अच्छा, 62 है भाई छावनी। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि ये सब आ रहा है, जो सब भूमि आ रहा है नगरीय प्रशासन में, ये पार्टी पूरा। बताइए 62 छावनी मंडल कितने हैं? 62 छावनी मंडलों का गठन संविधान की 7वीं अनुसूची में संघीय सूची की तीसरी प्रविष्टि में है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघीय सूची की 7वीं अनुसूची में संघीय सूची की तीसरी प्रविष्टि में छावनी मंडल की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाती है जहां सेना छावनी में रहती है। राजस्थान में छावनी मंडल नसीराबाद जिला अजमेर में है। छावनी मंडल में आधे से अधिक सेना के अधिकारी तथा आधे से असैनिक नागरिक होते हैं, जिनका निर्वाचन होता है। छावनी मंडल का अध्यक्ष सैनिक छावनी का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उस सभापति असैनिक नागरिकों से लिया जाता है। उपसभापति असैनिक नागरिकों में से लिया जाता है। निर्वाचित असैनिक सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। सैनिक अधिकारियों का कार्यकाल उसके उस छावनी के पद पर बने रहने तक होता है। उस छावनी में पद पर बने रहने तक होता है। छावनी मंडल के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं: सार्वजनिक सुरक्षा, सुविधा मार्ग तथा स्वास्थ्य व्यवस्था, इमारतों एवं स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना, सड़क एवं विद्युत व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था। भाई साहब, इनके अस्पताल बहुत शानदार होते हैं छावनियों के, केंद्र सरकार के अधीन होते हैं ना भाई ये, इस वजह से। जल व ड्रेनेज व्यवस्था का निर्माण, भ्रष्टाचार की कम संभावना होती है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा टीकाकरण की व्यवस्था करना, प्राथमिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना व संचालन करना, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण छावनी के अंदर करेंगे। कुएं एवं तालाबों का निर्माण और रखरखाव करना। इस प्रकार राजस्थान में मात्र यही छावनी मंडल है। यद्यपि राजस्थान में कई स्थानों पर सैनिक छावनियाँ हैं, परंतु वहाँ प्रशासन के लिए छावनी मंडल नहीं बनाए गए हैं। अच्छा, अब है विकास प्राधिकरण। 3 है अपने कुल राजस्थान में। महानगरों के क्षेत्र में विकास हेतु विकास प्राधिकरण का गठन राज्य विधान मंडल
अधिनियम बनाकर करते हैं। यह निगमित निकाय होता है। इनका नगरीय स्वशासन संस्था के रूप में विकास के संदर्भ में बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान में जयपुर व जोधपुर में विकास प्राधिकरण है। अब यार एक और आ गया, एक एक जयपुर है, जोधपुर है, एक और है। कौन सा है वो? अजमेर है शायद, यहाँ पर है, भरतपुर है, पता नहीं भाई। तीन है, जयपुर और जोधपुर हैं। इनको देश क्षेत्र का समुचित व्यवस्थित एवं सुनियोजित विकास करना होता है। प्राधिकरण ऐसे हेतु योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। जयपुर विकास प्राधिकरण नगर निगम तथा आवास मंडल से मिलकर कार्य करता है। जयपुर विकास प्राधिकरण नगर निगम तथा आवास मंडल से मिलकर कार्य करता है। विकास प्राधिकरण के सभी सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं तथा इसके सदस्य अधिकांश सरकारी अधिकारी होते हैं। जयपुर व जोधपुर विकास प्राधिकरण राजस्थान सरकार के नगरीय विकास मंत्री के अधीन आते हैं। जयपुर व जोधपुर विकास प्राधिकरण राजस्थान सरकार के नगरीय विकास मंत्री के अधीन आते हैं। किसके अधीन आते हैं? राजस्थान सरकार के नगरीय विकास मंत्री के अधीन। जयपुर विकास प्राधिकरण शहरी आवास योजनाएं, सड़क, बिजली व्यवस्था तथा आधुनिक रूप में मेट्रो रेलवे योजनाएं संचालित करता है। इस क्रम में यह प्राधिकरण शहरी उन्नयन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है। जमीन अबाप्त कर आवासीय योजना के अंतर्गत मकानों, दुकानों का आवंटन भी करता है। नगर विकास न्यास, छोटे शहरों के विकास हेतु नगर विकास न्याय की स्थापना राज्य विधानमंडल अधिनियम के माध्यम से की जाती है। यह भी नियमित निकाय है। इसका कार्य भवन निर्माण कानून से लागू करना, सड़कों, पार्कों, बाजारों, खुले स्थानों, शौचालयों की व्यवस्था करना आदि है, जैसे कि स्लम कॉम्प्लेक्स। यह अपने विकास कार्यों को पूर्ण करने के बाद उस क्षेत्र को नगर निगम या नगर परिषद को रख रखाव हेतु हस्तांतरित कर देता है। पूर्ण करने के बाद कार्यों को पूर्ण करने के बाद उस क्षेत्र को नगर निगम या नगर परिषद को रख रखाव हेतु हस्तांतरित कर देता है। नगर विकास न्यास, आवासन मंडल, आवासन मंडल, आवासन मंडल शहरों की आवास संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकारों द्वारा शहर में आवासन मंडल गठित किए गए हैं। आवासन मंडल शहरों में व्यवस्थित तथा पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ मकानों का निर्माण करता है। आवासन मंडल शहरों की आवास संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकारों द्वारा शहर में आवासन मंडल गठित किए गए हैं। आवासन मंडल शहरों में व्यवस्थित तथा पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ मकानों का निर्माण करता है तथा सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, जल, मल निकासी की व्यवस्था, पार्कों का निर्माण करना, मकान बनाकर विक्रय करना, मकान बनाकर विक्रय करना आदि उपलब्ध करवाता है। आवासन मंडल के सभी सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। यह शहरी क्षेत्रीय विकास मंत्री राजस्थान सरकार के अधीन आता है। यह शहरी क्षेत्रीय विकास मंत्री राजस्थान सरकार के अधीन आता है। ये बताइए, आवासन मंडल के सभी सदस्य किसके अधीन होते हैं? सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। और किसके अंडर आते हैं? ये शहरी क्षेत्रीय विकास मंत्री राजस्थान सरकार के अधीन आता है। C10 की रूपरेखा बता रहा है, जैसे कि जयपुर वगैरह। ये नगर विकास न्यास है ना, नगर विकास न्यास। ये आवासन मंडल है, ये बड़ा है, इसके अंदर होता है ये आवासन मंडल। चौहत्तरवां संविधान संशोधन और राजस्थान में नगरीय स्थानीय शासन संबंधी कानून। अब ये आ रहा है अपने काम का। नगरीय स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शहरी नागरिकों को
स्वयं के स्थानीय मामलों का प्रशासन संचालित करने के लिए अधिकार देने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में 74वां संशोधन अधिनियम 1992 यार 74वां है। देख 73वां तो है किससे, ग्रामीण से, और 1993 है। ठीक, 73 और 1993, और अनुसूची है 11। 73वां संशोधन और 1993, और अनुसूची है 11वीं अनुसूची। ठीक, भाग 9 के तो संबंधित है नगरियों से, और अनुसूची 12 ये नगरियों से है, लेकिन ये बाढ़ में है, ये याद रखना है भाई। 74वां संशोधन ये तो याद है। ठीक है, 1992 नगर पालिका शीर्षक से भाग 9 के लागू किया गया, जो 1 जून 1993 से लागू हुआ। इसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। अगर देखी जाए ना तो वो भी तो 93 में लागू हुआ था। ये 93 दोनों का एक है, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का हो। 93। ठीक है, भारतीय एकता में एक समय हुआ था 1992, 74 नहीं 92 है ना, और लागू 1 जून। लागू आगे पीछे का सिस्टम है, लेकिन लागू ग्रामीण भी 93 में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। 1992 संबंधित, अगर ये पूछे 1992 में संबंधित है तो नगर पालिकाओं से, अगर 93 में संबंधित है ग्रामीण से। लेकिन ग्रामीण का ये पता नहीं है कि भाई वो पारित कब हुआ था, लागू कब हुआ था। लागू तो 93 में हुआ था, तो 92 में ही होगा वो भी, लेकिन डेट आगे पीछे है। कोई दिक्कत नहीं है। 74वां 92, लागू 93, ग्रामीण भी 93 है, 73वां है। 12वीं नहीं 11वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची इससे संबंधित है, भाग 9 के। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। राज्यों में 3 प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। वार्ड समितियों का गठन, आरक्षण की व्यवस्था, अनुसूचित जातियों जनजातियों तथा महिलाओं के लिए अध्यक्ष सभापति के लिए आरक्षण। राज्य विधानमंडल चाहे तो अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण व्यवस्था कर सकता है। राज्य विधानमंडल। निश्चित कार्यालय 5 वर्ष निर्धारित किया गया। नगर पालिकाओं को कर वसूल करने की शक्तियाँ दी गई। राज्य वित्त आयोग वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा। नगर पालिकाओं के निर्वाचन संबंधी सभी व्यवस्थाओं का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। जिला योजना समिति का गठन, महानगरीय योजना समिति का गठन। निर्वाचन क्षेत्रों के परिचमन और आवंटन से संबंधित किसी भी विधि की वैधानिकता में न्यायालय हस्तक्षेप से रोक। निर्वाचन क्षेत्र के परिचमन और आवंटन से संबंधित किसी विधि की वैधानिकता में न्यायालय हस्तक्षेप से रोक। अच्छा, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार। आगे न 12वीं अनुसूची संविधान 74वें संशोधन, भाग 12वीं अनुसूची, अनुच्छेद 243 पे। ये अनुच्छेद नहीं याद है भाई, 243 पे संबंधित है ना। 74 और
74 है, 43, 243 वे और है, ठीक, 243 वे नगरीय 74, 18 विषय है सम्मिलित किया गया है। राज्य विधानमंडल इन विषयों पर नगर पालिकाओं को अधिकार दे सकता है। राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा इन विषयों पर नगर पालिकाओं को अधिकार दे सकता है। 243 व 18 विषय 12वीं अनुसूची 74वां संशोधन और 11वीं अनुसूची 73वां ग्रामीण है। अनुच्छेद 243 पे है ये, तो शायद वो 243 क्या होगा या फिर ए होगा हैं। उसमें 29 विषय है, इसमें 18 विषय है, यहाँ से ही आ जाएगा क्वेश्चन। राज्य विधानमंडल इन विषयों पर नगर पालिका को अधिकार दे रहा है। कौन कौन से अधिकार है? 18 विषय है ना। ऐसे में इनसे भी आ सकता है भाई क्वेश्चन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगर पालिका का नहीं है? नगर योजना, भूमि प्रयोग व भवन निर्माण, सामाजिक विकास हेतु योजनाएं, सड़कें और पुल निर्माण, घरेलू वाणिज्य और औद्योगिक परियोजनार्थ जलापूर्ति, स्वास्थ्य सफाई सेवा कूड़ा करकट का प्रबंधन, ठीक, स्वास्थ्य सफाई सेवा कूड़ा करकट का प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी पर्यावरण संरक्षण आदि पहलुओं का प्रबंधन, विकलांग व मंदबुद्धि आदि के सामाजिक हितों की सुरक्षा, बस्तियों का सुधार उन्नयन, शहरी गरीबी कम करने का प्रयास, बाग बगीचे खेल मैदान की सुविधाएं, सांस्कृतिक व कला पक्षों का संवर्धन, कब्रों शमशानों तथा उनके लिए भूमि व्यवस्था, जन्म मृत्यु पंजीकरण, पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम, सड़कों का विद्युतीकरण, बस स्टॉप, वाहन पार्किंग व्यवस्था का संधारण, बूचड़ खानों का विनियमन, ठीक। अब है राजस्थान नगरीय शासन संबंधी कानून। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1994 को राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 1994 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। वही सुन मेरी बात है ना। देख बाण में है, जब तर्राण में दोनों से है, तर्राण में 1993 चाहे नगरीय हो चाहे ग्रामीण हो, अनुसूची में कोई रोड़ा नहीं है। 73 व 74 में कोई रोड़ा नहीं है, बस रोड़ा इसमें ही आ रहा है। और ये जो 94 है ना, ये 94 ये भी दोनों के लिए है। क्या है कि ये संशोधन है, ठीक, यानी कि डेट एक सी है इनकी 1993 बाड़ी, यानी 92 में पारित, 92 में पारित और लागू जून में, ये जून में है 1993 में। और वो पता नहीं वो ग्रामीण वो शायद मई में जान कैसे है ना, वो 93 वो भी 93 में लागू है, वो भी 92 में पारित है, ये भी 92 में पारित है, ये जून में है, वो शायद मई जून वगैरह ऐसे कुछ। और ये दोनों के लिए है 1994। पहले भी आया था स्थानीय वो ग्रामीण वाले में भी आया था ये। 1994 को राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 1994 को ध्वनि पर से पारित कर दिया। विधेयक में नगर पालिकाओं में नियुक्त प्रशासकों की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान सरकार ने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसरण में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में प्रभावी परिवर्तन करने का निर्णय लिया। निर्णय के अनुसार विभिन्न जिलों की नगर पालिकाओं के वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए 15%, 1994 में पढ़ रहे हैं अपन, संशोधित, अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 3% और महिलाओं के लिए 33% वार्ड आरक्षित होंगे। 33, जब 33 हो गया 1/3, और महिलाओं का किराया भी 1/3 लगता है, ठीक, 33% कम लगता है, 33% की छूट होती है, यानी कि 33% आरक्षण है महिलाओं को, ठीक। पंचायती वाड़ी सिस्टम इनमें पंचायती हो चाहे नगरीय हो 15% है ना। अनुसूचित जनजाति के लिए 3%, 3% है यार, है ST SC 15,
और महिलाओं के लिए 33.3%। अन्य जातियों की पहचान हो जाने पर उनकी जनसंख्या के अधिकृत आंकड़े प्राप्त होने पर उसी अनुपात में आरक्षण करने का निर्णय लिया गया। इसी अनुपात में नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद भी आरक्षित होंगे। प्रस्तावित संशोधन द्वारा नगर पालिका के गठन के पश्चात 6 माह की कालावधि में चुनाव कराए जाने का प्रावधान रखा गया है। 6 माह की कालावधि में चुनाव कराए जाने का प्रावधान रखा गया है। निसंदेह से इस विधेयक को महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाएगा। राजस्थान सरकार ने 18 मार्च 2008 को शहरी निकायों के निर्वाचन में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया है। वही तो बोलूँ मैं कि वो 50 क्या है। राजस्थान सरकार ने 18 मार्च 2008 को शहरी निकायों के निर्वाचन में 50% आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया है। 18 मार्च 2008 को, पहले ये था 33, है ना। हाँ 33.3, 15 3 33, अब है 50। 18 मार्च 2008। ग्रामीणों में भी शायद 50 ही, और क्या। जब नगरियों में है तो ग्रामीणों में भी होगा। ग्रामीणों में भी 50। अध्यक्ष, सभापति एवं महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान से। कितना रहा है पाठ भाई सब। पाठ संवैधानिक समितियाँ, नगर पालिका एवं नगर परिषद की शक्तियाँ, नगर पालिका तथा नगर परिषदों के कार्य, ऐच्छिक कार्य, विशेष कार्य, नगर पालिका अध्यक्ष व नगर परिषद सभापति के कार्य एवं कर्तव्य, नगर पालिका नगर परिषद की संरचना, निर्वाचन में आरक्षण, नगर निगम के कार्य, संचालित परियोजनाएं, समितियां एवं महापौर, नगर निगम की स्वायत्तता पर राज्य सरकार का नियंत्रण, नगरीय विकास में स्थानीय निकायों का योगदान। ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अध्यक्ष, सभापति एवं महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान से। 18 मार्च 2008 को अध्यक्ष, सभापति एवं महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान से। राज्य में शहरी निकायों के संबंध में नया अध्यादेश लागू किया गया है। अब शहरी निकायों के महापौर, सभापति, अध्यक्ष चुनने का अधिकार जनता को सीधे ही प्राप्त हो गया है। जनता चुने गए महापौर, सभापति या अध्यक्ष को 3/4 बहुमत से ही हटाया जा सकता है। 3/4, ठीक है ना, 3/4। ये सिस्टम सबके लिए है ना, 3/4। 1 अक्टूबर 2008 को राज्यपाल ने इस अध्यादेश को स्वीकृति दे दी। 1 अक्टूबर 2008 को यह व्यवस्था भी की गई कि शहरी निकाय अब अपना बजट स्वयं बना सकेंगे, पारित कर सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा एवं मकान का मलबा फेंकने वालों तथा अतिक्रमण करने वालों पर कई गुना जुर्माना लगाया जा सकेगा। नया अध्यादेश में शहरी निकायों को अधिक शक्तियाँ दी गई है। उनमें प्रशासनिक सुविधाएं, पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण, निर्वाचन मंडलों की सर्वोच्चता पर बल दिया गया है। वर्ष में वार्ड की कम से कम 2 बैठकें बुलाना अनिवार्य है। वर्ष में 2 बैठकें, वही सिस्टम है ग्राम सभा वाला, है ना। वर्ष में 2 बैठक, 2 बैठकों के मध्य कम से कम 60 दिन का अंतराल होगा। 60 दिन का अंतराल होगा 2 बैठकों के मध्य। और 60 से याद आया, वो उपभोक्ता में कितने दिन के अंदर में दूसरी अदालत में अपील कर सकते हैं। शायद 30 दिन है, 30 या 60, पता नहीं भाई। 2 बैठकों के मध्य कम से कम 60 दिन का अंतराल होगा। 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में एरिया सभा का गठन अनिवार्य होगा। 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में एरिया सभा संबंधित है नगरीय। राजस्थान राज्य सरकार ने 25 नवंबर 2010 को स्थानीय निकाय अधिनियम के अंतर्गत अध्यादेश लाते हुए नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 53 को हटाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद सभापति तथा नगर निगम के महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार खत्म कर दिया था।
ठीक है ना। एक मिनट। राजस्थान राज्य सरकार ने 25 नवंबर 2010 को स्थानीय निकाय अधिनियम के अंतर्गत अध्यादेश लाते हुए नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 53 नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 53 को हटाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद है ना सभापति तथा नगर निगम के महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार खत्म कर दिया था। किंतु 11 जनवरी 2011 को जोधपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के 25 नवंबर 2010 के अध्यादेश पर रोक लगा दी कि भाई तुम ये ऐसे नहीं कर सकते कि जचे जैसे जची और वो जचे जैसा नियम बना दिया। ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। ठीक, हटा दिया उनके नियम को। उनके नियमों में क्या था कि भाई इन पे यहाँ पे ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। नगर निगम हो चाहे महापौर हो, ये नगर परिषद का अध्यक्ष हो, अध्यक्षों पे 11 जनवरी 2011 को 25 नवंबर 2010 के अध्यादेश पर रोक लगा दी। राजस्थान में नगरीय स्थानीय स्वशासन का संगठनात्मक ढांचा। राजस्थान में शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन का प्रारंभ करने हेतु राजस्थान नगर पालिका। राजस्थान में शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रारंभ करने हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 निर्मित किया गया। 1959 भारतीय संविधान 74 के 1 मिनट। राजस्थान में शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रारंभ करने हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 निर्मित किया गया। भारतीय संविधान में 74वें संशोधन से शहरी स्थानीय नगरीय नियमों को सशक्त बनाते हुए संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए 3 प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 में ही व्यापक परिवर्तन किए गए तथा 3 प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया। नगर पालिका मंडल, नगर परिषद तथा नगर निगम। राजस्थान में शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रारंभ करने हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 निर्मित किया गया। राजस्थान में शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रारंभ करने हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 निर्मित किया गया। भारतीय संविधान में 74वें संशोधन से शहरी स्थानीय नगरीय निकायों को सशक्त बनाते हुए तथा संवैधानिक दर्जा प्रदान करने हेतु 3 प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 में ही व्यापक परिवर्तन किए गए तथा 3 प्रकार के नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया। नगर पालिका मंडल, नगर परिषद, नगर निगम। 74वें संविधान संशोधन में भी प्रावधान है कि संक्रमणकालीन क्षेत्र, छोटे नगर, बड़े नगर की परिभाषा जनसंख्या की घनत्व, आय आदि के आधार पर राज्यपाल जैसा उचित समझे निर्देशित कर सकते हैं। राजस्थान में 5 लाख या अधिक जनसंख्या वाले 5 महानगरों जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर में नगर निगम 5 लाख या अधिक जनसंख्या वाले जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर, इनमें तो है नगर निगम। भरतपुर नहीं है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, अजमेर है और बीकानेर है। 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगर परिषद, 1 लाख इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद, और 20,000 से अधिक जनसंख्या पर नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है। राजस्थान में स्थित समस्त नगर पालिकाओं का वर्गीकरण निम्न सारणी के अनुसार किया जा सकता है। देख, नगर निगम में है संख्या है 5, वर्गीकरण का आधार है 5 लाख से अधिक जनसंख्या। नगर परिषद में है 13, 1 लाख से अधिक जनसंख्या किंतु 5 लाख से कम। संख्या कितनी है? 13। और नगर पालिका कितनी है? 166। ये क्वेश्चन आ चुका है ना। नगर परिषद का आ चुका है। नगर परिषद कितनी है? 13। नगर परिषद कितनी है? 13। और नगर पालिका कितनी है? 166। नगर निगम 5, नगर परिषद 13, 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम। और नगर पालिका है 166।
166। 20,000 से अधिक किंतु 1 लाख से कम जनसंख्या। कुल है 184। ठीक है ना, 184। 5 फिर 13 फिर 166। 5 13 166। 5 है ना, 5 लाख से अधिक। 1 से 5 और 20 से 1। 5 13 166 184। नगर पालिका नगर परिषद संरचना कार्य और भूमिका। नगर पालिका या नगर परिषद संरचना कार्य और भूमिका। नगर पालिका नगर परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नगर पालिका नगर परिषद के सभी स्थान वार्डों के नाम से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने व्यक्तियों से भरे जाएंगे। राजस्थान में नगर पालिका के लिए चुने जाने वाले सदस्यों को वार्ड मेंबर तथा नगर परिषद सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। वार्ड मेंबर किसे कहा जाता है? वार्ड मेंबर। नगर पालिका के लिए चुने जाने वाले सदस्यों को वार्ड मेंबर। आई बात समझ में? और नगर परिषद के सदस्यों को पार्षद। तो वार्ड मेंबर है सबसे छोटे वार्ड, है ना। और पार्षद पैसे परिषद। स्थानों का आरक्षण। स्थानों का आरक्षण। स्थानों का आरक्षण। शहरी निकायों में 3 स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। निर्वाचन हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। 21 वर्ष की। उसका वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम अंकित होना चाहिए। आरक्षित स्थानों की दशा में वह उस वर्ग का सदस्य होना चाहिए। नगर पालिका नगर परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। इनमें प्रत्येक का अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा जनता द्वारा सीधा चुना जाता है तथा उपाध्यक्ष को निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनते हैं। किसको? उपाध्यक्ष को। अब ये पूछ लिया, बताइए उपाध्यक्ष को चुना जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। 21 वर्ष। सांविधिक समितियां। सांविधिक समितियां उन्हें कहा जाता है इनके गठन, कार्य व शक्तियों का विस्तृत विवरण संबंधित न्यायपालिका अधिनियम में ही कर दिया जाता है। सांविधिक समितियों उन्हें कहा जाता है जिनके गठन, कार्य व शक्तियों का विस्तृत विवरण संबंधित नगर पालिका अधिनियम में ही कर दिया जाता है। सांविधिक समितियां। वार्ड समितियां। जहाँ किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है वहाँ वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। उसमें वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे। ये पता नहीं है भाई। वार्ड समितियाँ। वार्ड समितियाँ यानी कि जहाँ किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है वहाँ वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। इनमें वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे। वही सिस्टम है जो जैसे कि अपने ग्रामीण प्रशासन में होता है ना, उसी प्रकार जैसे कि गांव को नहीं बांटा जाता है कि वार्ड पंचों में, वही है। जैसे कि एक गांव में तो उसको बांट दिया कि भाई ये इसका ये वार्ड है, इसमें 10 वार्ड है, ऐसे ऐसे। वही है, ये वही सिस्टम है। जहाँ किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है वहाँ वार्ड समितियों का, लेकिन यह जनसंख्या ज़्यादा है। जहाँ किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख या से अधिक है वह वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। इनमें वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे। 3 लाख या उससे अधिक है वहाँ वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन ये पूछेगा, ये बताइए जो वार्ड समितियाँ हैं उनका गठन होता है 2 लाख जनसंख्या पर, 3 लाख की जनसंख्या पर, 5 लाख की जनसंख्या पर। 3 लाख नगर की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है वहाँ
नगर पालिका एवं नगर परिषद की शक्तियाँ। ठीक है, शक्तियाँ। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 में नगर पालिकाओं व नगर परिषदों की निम्नलिखित शक्तियों का उल्लेख है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 संबंधित है। ठीक, 1959, ये 1959 वही है। पंचायत राज संस्थाएं सबसे पहले शुरू की गई थी राजस्थान, नागौर, वही है जब उनके साथ में की गई थी ये नगर पालिकाएँ और ग्रामीण। बस डिपार्टमेंट अलग अलग है, लेकिन सिचुएशन या ढांचा एक जैसा ही है। 1959 में विधायी शक्तियाँ। नियम निर्माण, नगर पालिका एवं नगर परिषद की शक्तियाँ। नियम निर्माण, नियमों में परिवर्तन, उपनियमों का निर्माण करना, लाइसेंस जारी करने व निलंबित करने का अधिकार, सफाई, स्वच्छता, डेयरी तथा दूध भंडारण, आवासीय निर्माण व उपयोग को विनियमित करना। प्रशासनिक शक्तियाँ, नीतियों की क्रियान्विति, अनुबंधन स्वीकृत करना, लाइसेंस जारी करना। वित्तीय शक्तियाँ, संपत्ति की अबाप्ति करना, कर आरोपित करना, फीस शुल्क वसूली, बजट निर्माण करना। सांविधिक तथा गैर सांविधिक समितियों के सदस्यों का निर्माण। नगर पालिका तथा नगर परिषदों के कार्य, और ये क्या है, ये है नगर पालिका एवं नगर परिषद की शक्तियाँ। नगर परिषद है ना, नगर पालिका एवं नगर परिषद के कार्य शक्तियाँ हैं ये, और ये कार्य है। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में नगर पालिका तथा नगर परिषद के कार्यों का उल्लेख किया गया है। ये 3 प्रकार के कार्य, अनिवार्य, ऐच्छिक और विशेष कार्य। अनिवार्य, ऐच्छिक और विशेष कार्य। अनिवार्य कार्य है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अनिवार्य है नगर पालिका का, या फिर कौन सा ऐच्छिक है। सार्वजनिक मार्गों तथा भवनों में विद्युतीकरण व्यवस्था करना, यानी लाइटिंग करना, ये तो ज़रूरी है। सार्वजनिक मार्गों स्थलों से अवरोधों को हटाना, मार्गों की सफाई करना, आग बुझाना, जान माल की सुरक्षा करना, भवनों की सुरक्षा, खतरनाक भवनों को हटाना, मृतक पशुओं को हटाना, सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालयों का निर्माण, सुलभ शौचालय वगैरह, शुद्ध व पर्याप्त जल की पूर्ति, भवनों का संख्यान करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, आवारा तथा पागल कुत्तों से सुरक्षा व्यवस्था, संपत्ति की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, परिवार कल्याण हेतु कार्य करना। उपरोक्त कार्यों को करने के लिए न्यायालय द्वारा वैध किया जा सकता है। ठीक है, अवैच्छिक कार्य, नए सार्वजनिक मार्ग बनाने हेतु भूमि अबाप्त करना, पार्कों, पुस्तकालयों, विश्राम गृह आदि का निर्माण व रखरखाव। नए सार्वजनिक मार्ग बनाने हेतु भूमि अबाप्त करना, यानी भूमि की व्यवस्था करना है। पार्कों, पुस्तकालयों, विश्राम गृह आदि का निर्माण व रखरखाव, गरीबों के लिए भवनों का निर्माण, कर्मचारियों को आवास सुविधा, सड़क के किनारे वृक्ष लगवाना, दूध की सप्लाई करना, जन स्वास्थ्य तथा शिशु कल्याण व्यवस्था, जन स्वास्थ्य तथा शिशु कल्याण व्यवस्था, मातृ प्रसूति केंद्र तथा शिशु केंद्रों का रखरखाव,